गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फाइन। स्वागत है आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। बेटा आज की भी वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन से ही संबंधित होगी। कल हम टॉपिक चेंज करेंगे। तो जो मैंने आपको थर्ड वीडियो बना करके भेजी थी, वो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक उसमें कंप्लीट हो गया था और बात चल रही थी हमारी भारत के संविधान से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो वो मैंने आपको समझा दिया था कि भारत में कहीं ना कहीं संविधान निर्माण के लिए यूरोपीय कंपनियों को जिम्मेदार माना जाता है और उसमें से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि ब्रिटिश लोगों को भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व उनका माना जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से जो अन्य कंपनियां थी उनके उत्तरदायित्व को खत्म किया या समाप्त किया और भारत पर उत्तराधिकार के लिए, भारत पर सत्ता स्थापित करने के लिए किस प्रकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष हुआ। यानी कि कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय हासिल की और भारत पर अंग्रेजों का एक तरह से उत्तराधिकार बना। तो आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि भारत में व्यापारिक जो भारत में कंपनियों का आगमन हुआ किस उद्देश्य के लिए हुआ। उनका एक ही उद्देश्य था, भारत में ट्रेड करना, भारत में व्यापार करना। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य से बदल गए। तो आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्यों आई, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिससे आपसे पूछ लेगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो जीके में आपको आते हैं, तो पूछ लेगा आपसे कि स्थापना कब हुई। छोटे छोटे पॉइंट बना करके मैं आपको बता रहा हूं, स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा स्थापना स्थान, स्थापना स्थान। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी। क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर क्वेश्चन बना के पूछ लेगा स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। फिर क्वेश्चन बना के पूछ लेगा भारत में इसका आगमन कब हुआ, ये क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के पूछ लेगा भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बादशाह कौन था। ईस्ट इंडिया, या ये पूछ लेगा इसके भारत आगमन के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इस तरह से क्वेश्चन बना बना के और भी अभी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, पूछ लेगा। तो स्थापना कब हुई, स्थापना स्थान, स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था,
या किसका शासन था, इसका आगमन किस वर्ष हुआ, और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत का मुगल शासक कौन था। इतने तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। या प्रारंभिक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्षों के लिए इसको चार्टर में मंजूरी मिली थी व्यापार करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना करके पूछ लेता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। स्थापना विद डेट 31 दिसंबर सन 1600। 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थान पूछ लेगा आपसे लंदन। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। अभी हम एक पॉइंट और बनाएंगे लंदन पर, ठीक है। स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी, तो महारानी लिखना एलिजाबेथ प्रथम। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। स्थापना के समय भारत का मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह, भारत का मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ। भारत में आगमन इसका किस वर्ष हुआ, तो सन 1608 में। देखिए स्थापना हुई सन 1600 में और आगमन हुआ 1608 में। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में आए, तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। मुगल शासक जहांगीर का शासन था। जहांगीर लिख लेना, जहांगीर का शासन था, ठीक। तो अभी हम और इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर में ये अनुमति दी थी, तो ध्यान रखना शुरुआत में 15 वर्षों के लिए इसको अनुमति मिली थी। 15 वर्षों के लिए, शुरुआत में ये 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए आई हुई थी। और हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब क्वेश्चन यहां से और आता है एक क्वेश्चन कि धीरे धीरे हम अपने संविधान की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे आपको ये टॉपिक कराना पड़ता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन अधिकारी सबसे पहले आया था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले कौन अंग्रेज आया था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके। एक नाम आता है थॉमस स्टीफंस, और एक नाम आता है कैप्टन हॉकिंस। ये दो नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रख लेना, सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अब ऑप्शन में ये भी है और ऑप्शन में ये भी है, दोनों है। ऑप्शन आपके 4 है, मान के चलिए। 2 ऑप्शन ये है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा थॉमस स्टीफंस। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, अगर ऑप्शन में थॉमस स्टीफंस नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस, राइट। तो ये बात होगी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर क्वेश्चन वो चेंज करता है लैंग्वेज,
कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन अधिकारी भारत में आया था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन अधिकारी भारत में आया था। दोनों ऑप्शन है तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस, राइट। तो कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी है, अधिकारी है, जो सबसे पहले भारत आया था। और कैप्टन और थॉमस स्टीफंस सबसे पहले भारत आया था, ठीक। तो ध्यान रखना, थॉमस स्टीफंस अकबर के समय में भारत आया था और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। यानी कि स्टीफंस हॉकिंस का समय है 1579, इस समय अकबर का शासन चल रहा है, और जहांगीर का समय है, जहांगीर का समय 1605 से शुरू होता है, ठीक, क्योंकि अकबर की मृत्यु सन 1605 में होती है और कैप्टन हॉकिंस सन 1608 में भारत आता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफंस है और भारत आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अधिकारी कैप्टन हॉकिंस है। यहाँ तक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अभी ये बाकी की डिटेल हम हिस्ट्री में करेंगे, हिस्ट्री में बाकी की डिटेल करेंगे। अब देखिए, ध्यान रखना, बाकी की चर्चा हम मेन हिस्ट्री में करेंगे। अभी सिर्फ मेन धीरे धीरे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखिए सन, अभी थोड़ा और यहाँ पर एक पॉइंट करते हैं। देखिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जीके का एक पॉइंट आ रहा है आपको लिए, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सत्ता स्थापित की थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया था, या अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत पर राज किया था, भारत पर शासन किया था, उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके भारत के उद्योगपति ने खरीद लिया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया था, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के हीरा व्यापारी यानी कि मुंबई के हीरा व्यापारी संजीव मेहता ने सन 2015 में खरीदा था। बड़ा चर्चा में क्वेश्चन रहा था। तो ध्यान रखना, मुंबई के हीरा व्यापारी, मुंबई के हीरा व्यापारी संजीव मेहता, मुंबई के हीरा व्यापारी संजीव मेहता ने सन 2015 में $15 मिलियन में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया था, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया था। ये एक भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया था, आज उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई के हीरा व्यापारी संजीव मेहता ने सन 2015 में $15 मिलियन में खरीद लिया, ठीक। तो ये भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। एक ये मान के चलना कि भारतीयों को ये खुशी होनी चाहिए संजीव मेहता पर, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो शायद उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। तो यहां तक हमारी चर्चा हुई। अब हम और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आने के बाद, ध्यान रखना क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि सन 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस अपने बेड़े के साथ आया था, अपने कुछ साथियों के साथ आया था, हेक्टर नामक जहाज से आया था, हेक्टर नामक पानी के जहाज से आया था। तो जहांगीर का उस समय शासन था। जहांगीर से पहली मुलाकात कैप्टन हॉकिंस की होती है
वो हिस्ट्री का टॉपिक है बहुत बड़ा, ठीक, उसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 से व्यापार करना शुरू करती है और यहाँ ये सूरत में जहांगीर से एक व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए जमीन लेती है और यहीं से अपनी गतिविधियां शुरू करती है, क्योंकि सूरत गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और एक महत्वपूर्ण जगह भी है। यहीं से अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया था। तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अस्थायी रूप से अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में ही स्थापित की गई थी। सूरत की इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा। मैंने बताया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, हम हिस्ट्री में इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे संविधान पे पहुंच रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा संविधान पहुंचने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी थोड़ा समय लगेगा। चलिए, तो यहां से इस समय से व्यापार करना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब व्यापार इनका चलता रहा, पहले सिर्फ इनका उद्देश्य व्यापार करना था भारत से, ठीक है। अब सन 1665 में आकर इनके उद्देश्य बदल गए। 1665 में आकर इनके उद्देश्य बदल गए और सन 1665 की डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होने के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर एक अधिकार प्राप्त हुआ। वहां पर उनको राजस्व अधिकार और न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हुए। लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने कर्नाटक की युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से 3 युद्धों में परास्त करके भारत से उनका पलायन किया। जो मैंने आपको बताए थे कि 1746, 1749 और 1756 में युद्ध हुए थे 3 कर्नाटक के, और एक 1760 में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध या वांडीवास का युद्ध, जो कि बड़ा निर्णायक युद्ध था। अब ध्यान रखना, यहां पर तो फ्रेंच कंपनी को युद्ध में अंग्रेजों ने परास्त करके भारत से पलायन कर दिया। अब यहां उससे पहले, इन समय से पहले 1707 में भारत में औरंगजेब जो मुगल शासक था, जिसको अंतिम मुगल शासक कहा जाता है। ध्यान रखना, समझाया मैंने आपको कि अंतिम मुगल शासक और अंतिम उत्तर मुगलकालीन शासक में अंतर है। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन आया था कि अंतिम मुगल शासक, आप लोग पढ़ते हो कि बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आया था कि वास्तविक रूप से अंतिम मुगल शासक औरंगजेब को माना जाता है। ठीक है, मैं समझाऊंगा उसकी पूरी हिस्ट्री। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल शासक, जो भी औरंगजेब के बाद मुगल शासक आए, तो एक तरह से मान के चलना कि कमजोर शासक साबित हुए। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र होना शुरू हो गई, आपस में संघर्ष हुए और रियासतें स्वतंत्र होना शुरू हो गई। जैसे निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की, तो ऐसे ही छोटी छोटी रियासतें शुरू हो गई, एक संघर्ष भी शुरू हुआ। लेकिन इसी मौके का फायदा अंग्रेजों ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाना चाहा। तो ध्यान रखना, 1756 के जस्ट बाद जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, तो उसी के तुरंत 1 वर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण तिथि आती है 1757। 1757 में एक जो युद्ध लड़ा जाता है, जिसको कहा जाता है प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेजों और मुगलों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों और मुगलों के बीच लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध। तो अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में पहली बार मुगलों को पराजित किया था। ध्यान रखना, बहुत ही निर्णायक युद्ध है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव इसी युद्ध के बाद रखी गई थी। हिस्ट्री में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। लेकिन अभी मैं यहाँ पर धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रवेश कराने वाला हूँ।
तो ये युद्ध बड़ा निर्णायक युद्ध है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी थी? तो प्लासी का युद्ध है। ठीक है, प्लासी आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में। और ध्यान रखना, इसी युद्ध के बाद अर्थात 7 वर्षों के बाद एक 1764 में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। बची कुची पूरी बात इस युद्ध में कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद ये मान के चलना, अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि अब हम मुगलों को, यानी कि जो भारत में मुगल सत्ता काबिज है, उसको हम अब अपने कब्जे में ले सकते हैं, उनको हम अब अपनी ताकत से हटा सकते हैं, उनको हम हरा सकते हैं। तो दोनों युद्धों ने ये साबित कर दिया। इसने नींव रख दी, इसने शुरुआत कर दी। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। ये एकाधिकार प्राप्त हुआ था 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि किस संधि के बाद अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजस्व अधिकार हो गए थे? तो वो 1665 इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आप इसको सही से समझना। बिल्कुल दोनों युद्ध हो गए, इनकी पूरी डिटेल आपको हिस्ट्री में कराऊंगा। चलिए यहाँ तक हम पहुंचे। अब ये जो 1665 डेट है, इसके बाद ध्यान रखना, बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर अंग्रेजों का राजस्व अधिकार और न्यायिक अधिकार मुगलों से प्राप्त कर लिए इलाहाबाद की संधि के द्वारा। और जो भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इनमें अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर दिए गए तीनों प्रेसिडेंसियों में। लेकिन जो मेन उत्तराधिकार मिला हुआ था वो बंगाल प्रेसिडेंसी को ही मिला हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी को। इसका ही मेन इंपॉर्टेंस है क्योंकि दोनों प्रेसिडेंसियों को इसी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया था। ध्यान रखना, ये बहुत समझने की बात है। तो सबसे पहले, क्योंकि इस बंगाल को पूरे भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था, इसलिए तीनों में मेन मर्यादा बंगाल प्रेसिडेंसी को दी गई थी। इसी समय में यानी कि 1765 में एक नया पद आया था, गवर्नर। तो क्वेश्चन जो आपको पूछता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था और किस संधि के द्वारा इस बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया था? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बंगाल का पहला गवर्नर नाम आता है लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन बहुत आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ध्यान रखना। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में मैं आपको डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ही वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है जिसने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीते थे। क्योंकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस समय लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। लॉर्ड क्लाइव की निर्णायक नेतृत्व में ये दोनों बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जीते थे। तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम धीरे धीरे यहां पर आते हैं। आगे अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर
एक नियमानुसार कार्य करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक पद आ गया था गवर्नर का, जो लॉर्ड क्लाइव बना था। तो ये 1665 से शुरू हो जाता है और 1665 से 1773 तक चलता है और बदलता है ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक, अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंस शुरू होता है वो 1773 से शुरू होता है। मेन गतिविधियां, मेन रूल एंड रेगुलेशन 1773 से शुरू होते हैं। तो ध्यान रखना, अभी हमने जो सन 1600 से लेकर सन 1665 तक के बारे में कुछ जानकारी ली। अब 1665 से लेकर जो 1773 तक के बारे में भी हमने जानकारी ली। ठीक, तो 1773 से मेन टॉपिक आपका शुरू होता है। 1773 से भारतीय संविधान की नींव की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। तो हम इसको ध्यान रखना, जो मेन टॉपिक है 1773 से लेकर 1858 तक का मेन टॉपिक रहेगा, ये वाला मेन टॉपिक। ठीक, 1773 से 1858 तक और 1858 से आपका फिर 1947 तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक। यहां से पढ़ेंगे, यहां से 1773 से 1858 तक का जो समय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम में लाने के लिए। ठीक, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 1858 से 1947 तक चलेगी। क्यों? क्योंकि 1858 में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। अंग्रेजों का शासन वास्तविक रूप से शुरू होता है और 1773 से लेकर 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है और 1858 से लेकर मूल रूप से पावर ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है 1858 में और मूल रूप से ब्रिटिश सरकार भारत के ब्रिटिश शासन को अपने हाथों में ले लेती है एक वायसराय के द्वारा। ठीक है, तो यहां से अब शुरू होगा मेन भारतीय संविधान की जो रियल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो 1773 से 1858 तक शुरू होती है। ठीक है, अब हम इसको यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान रखना, 1773 से लेकर 1858 तक का समय वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार शासन शुरू होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन के साथ शासन शुरू होता है 1773 से। तो 1773 से 1858 तक हम जो मेन एक्ट है, मुख्य अधिनियम है,
हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1773 का एक्ट और 1858 का भारतीय शासन एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहां से शुरू करेंगे। अब तो इसमें सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान रखना इक्वाइट। तो यहां से हम शुरू करेंगे 1773 से 1858 तक। तो 1773 से 1858 तक मुख्य अधिनियम एक दृष्टि में, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। 1773 से 1858 तक मुख्य अधिनियम एक दृष्टि में कौन कौन से एक्ट हैं, तो इनकी एक्ट की मुख्य विशेषताएं हमें एग्जाम में आती रहती है। तो देखिए, पढ़ना बड़े समझदारी के साथ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पढ़ना अलग बात है और उसको माइंड में एब्जॉर्ब करना अलग बात है। पढ़ती तो दुनिया है, पढ़ती तो करोड़ों स्टूडेंट की संख्या है, लेकिन कामयाबी कुछ लोगों को मिलती है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 8 घंटे ना पढ़ के 4 घंटे पढ़िए, और ऐसा पढ़िए जितना आपने पढ़ा। मान के चलना कि आपने 4 घंटे में कम से कम आपने 4000 वर्ड पढ़े, तो 4000 वर्ड आपको आपके माइंड में एब्जॉर्ब होने चाहिए। ये नहीं कि हमने 8 घंटे पढ़ा और 100 शब्द भी हमारे दिमाग में नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको याद कैसे रखा जाता है, याद करने की ट्रिक क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक बात और, कि सफलता प्राप्त करने वाले लोग कोई नया काम नहीं करते, बस वो अपने काम को सबसे अलग तरीके से करते हैं। सफलता तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन सबसे अलग सफलता प्राप्त करना, नए अंदाज में सफलता प्राप्त करना, वो मायने रखती है। ठीक, पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन अलग तरीके से पढ़ना, एक अलग अंदाज में पढ़ना, जो भी पढ़ा एक हमें याद रहना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहिए। और ये आपने प्रण कर लिया तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। आपकी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे 1773 से 1858 तक आने वाले मेन एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।